आज बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसका स्टडी करेंगे। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे CSGM यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इस चैप्टर से लगभग 40% पार्ट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इसलिए और इम्पोर्टेंट है कि इस बार बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा क्वेश्चन पेपर है और इसमें 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसके आंसर होते हैं और उसमें से एक सही लगाना होता है, इसलिए इसकी थॉरो स्टडी बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट हमारी लाइफ में ये टर्म बार बार आता है, बराबर आता है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज बहुत लोगों को नहीं होता है और होगा भी क्यों? क्योंकि उनको सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 1 सितंबर 1872 को फोर्स में आया था और पूरे इंडिया में अप्लाई हुआ था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन अब थोड़ी से चेंज हो इसमें है और अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल इंडिया पे अप्लाई है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेट का कैटेगरी था अब वो खत्म हो चुका है, अर्थात यानी कि आर्टिकल 370 खत्म किया जा चुका है, इसलिए होल इंडिया पे ये अप्लाई होगा। पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 1 से सेक्शन 266 तक इसमें शामिल किया गया है, लेकिन इसमें बीच में कुछ चेंजेस किए गए। अब कौन कौन से चेंजेस किए गए हम उसका सीरियल के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। सेक्शन 1 to 75 जिसमें जनरल प्रोविजंस हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सेक्शन 76 to 123 सेल ऑफ गुड्स। सेक्शन 124 to 147 इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 148 to सेक्शन 181 बेलमेंट एंड प्लेज। सेक्शन 182 to 238 एजेंसी एंड सेक्शन 239 to 266 पार्टनरशिप एक्ट। इसमें से इन पूरे सेक्शंस में से सेक्शन 76 to 123 के पार्ट जो कि सेल ऑफ गुड्स के नाम से जाना जाता था उसको सेपरेट लेजिस्लेशन यानी कि सेपरेट एक्ट बना करके 1930 में तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया। ठीक इसी तरह सेक्शन 239 to 266 पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना के उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग कर दिया गया। अब सेक्शन 1 to 266 में से सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 को जब अलग कर दिया जाता है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि हाउ टू मेक अ जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामान्य कॉन्ट्रैक्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील होता है। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने सोहन से एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया और या मैं कहूँ फिर कि मैंने सोहन से प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, तो दोनों क्या सेम है? नहीं, लगता सेम है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों दो नदी के किनारे हैं, जब तक कि उन्हें दो पानी जब तक दोनों को मिलाएगा नहीं, यानी कि उसमें प्रॉमिस, उसमें कंसीडरेशन, उसमें इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। इसलिए उसके पहले एक मैं सेंटेंस आपसे कहना चाहूंगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते।
क्यों? क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वैलिड होगा, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो लीगल होगा, तो उसमें एग्रीमेंट निश्चित रूप से इन्वॉल्व होगा। और एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि वो लीगल, मे बी कि उसमें इन्फोर्सबिलिटी ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं हो। क्यों? क्योंकि इससे पहले उसमें देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट लीगल है या इलीगल। तो अगर लीगल ऑब्जेक्ट होगा तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, और अगर ऑब्जेक्ट इलीगल होगा तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे होगा, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स ऑफर, सिनोनिम्स है। प्रपोजल और ऑफर सेम है। जब प्रपोजल को, ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है, और जैसे ही एक्सेप्टेंस मिलता है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रॉमिस में कन्वर्ट होने पे कंसीडरेशन का इन्वॉल्वमेंट उतना ही जरूरी होता है जिस तरह मैच बॉक्स और क्रैकर्स को मैच बॉक्स जैसे ही लगाते हैं जो फायर क्रिएट होता है, इसलिए कंसीडरेशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कंसीडरेशन मीन्स समथिंग फॉर समथिंग इन रिटर्न, मीन्स कुछ के बदले में कुछ वापस मिल रहा हो। अब कुछ के बदले में कुछ मीन्स कि एक तरफ सेलर है और दूसरी तरफ बायर। तो सेलर जब सेल करेगा तो निश्चित रूप से उसका कंसीडरेशन जो गुड्स है उसका वैल्यू इट मीन्स उसकी मनी, वो मनी मिल रहा है, और जो बायर है उसको उस प्रोडक्ट उसके लिए कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन का सिर्फ कंसीडरेशन का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल इसलिए वो लीगल होना चाहिए। इस वजह से जब तक लीगल कंसीडरेशन नहीं होगा एग्रीमेंट क्रिएट हो ही नहीं सकता, और जैसे ही लीगल कंसीडरेशन इन्वॉल्व होगा एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही एग्रीमेंट क्रिएट होता है तो एग्रीमेंट क्रिएट होने के बाद अगर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय द लॉ होगा, यानी कि एग्रीमेंट इलीगल नहीं है, लीगल है। क्यों? अगर उसमें लॉफुल कंसीडरेशन इन्वॉल्व है तो एग्रीमेंट लीगल है, और जब एग्रीमेंट लीगल है तो इन्फोर्सेबल बाय द लॉ होगा। और जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस जो प्रॉमिस में कन्वर्ट हो गया है वो इन्फोर्सेबल बाय द लॉ होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये तो हमने समझ लिया कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज एग्रीमेंट। बट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, ये हम जब तक एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10A स्टडी नहीं करेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। फर्स्ट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तब होता है जब वो इन सारे एसेंशियल्स को फुलफिल करता है, जिसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अगर ऑफर होगा तो उस पर एक्सेप्टेंस जरूर होगा। अगर ऑफर पे एक्सेप्टेंस नहीं होता है तो ना ही वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट होगा और न ही वो कॉन्ट्रैक्ट में जाके कन्वर्ट होगा। इसलिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं बन पाएगा। इसलिए ऑफर के साथ, ऑफर के ऊपर एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। सेकंड, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप।
कॉन्ट्रैक्ट में जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारा मकसद है, जो हमारी मंशा है, वो एक लीगल रिलेशनशिप डेवलप करने की होनी चाहिए, न कि सोशल। मान लीजिए मिस्टर ए ने बी को अपने यहाँ डिनर पे बुलाया, मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया उनका इनविटेशन और उनसे बोला कि ठीक है, मैं आपके यहाँ डिनर पे आऊंगा। लेकिन जिस टाइम पर, जिस दिन उनको डिनर पे जाना था, मिस्टर बी ए के यहाँ नहीं गए। ऐसे सिचुएशन में ए निश्चित रूप से बी के लिए बहुत तैयारियां की होंगी, खाना खिलाने के लिए और भी उनके वेलकम के लिए बहुत सी तैयारियां की होंगी, लेकिन उन्होंने मिस्टर ए को ये सारा लॉस हुआ बी के न जाने की वजह से। लेकिन क्या मिस्टर ए बी के ऊपर लीगल केस फाइल कर सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं फाइल कर सकते? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन जो है वो लीगल रिलेशनशिप डेवलप करने का नहीं है। यहाँ पर ये सोशल रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। मीन्स कि सोसाइटी में जो इनविटेशन ऑफर किए जाते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि इंटेंशन टू क्रिएट सोशल रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है। इसलिए वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए बिटवीन टू पार्टीज मस्ट बी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अगर लीगल रिलेशनशिप का अभाव होगा तो यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। थर्ड, लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है वो लॉफुल होना चाहिए। अगर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होगा, मीन्स समथिंग फॉर समथिंग इन रिटर्न। रिटर्न में इलीगल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है, रिटर्न है, मस्ट बी इन लॉफुल, जो इन्फोर्सबल बाय द लॉ, जो जिसका परमिशन थ्रू लॉ मिला हो, उसको वही कंसिडरेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। फोर्थ पॉइंट, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जो दो पार्टीज मीन्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफरर एंड ऑफरी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ए एंड बी। अगर ए एंड बी जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उनके बीच एक क्वालिटी भी होनी चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लीगली क्वालिफाई हैं या नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? कौन? जो एज ऑफ मेजॉरिटी को पूरा कर चुका है, मीन्स जिसने 18 साल की एज को पूरा कर लिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। दूसरा, मस्ट बी इन साउंड माइंड। जो साउंड माइंड हो, मीन्स जिसकी सोचने और समझने की शक्ति स्ट्रांग हो, जो बात बोली जा रही है वो उसको उसी रूप में सुन रहा है। इट मीन्स सेम थिंग इन सेम सेंस। जिस बात को जिस सेंस में कहा जा रहा है, उस बात को उसी सेंस में वो एक्सेप्ट कर रहा है। इसको साउंड माइंड। इट मीन्स कि जो अनसाउंड माइंड है वो उसके अंदर कैपेसिटी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। थर्ड, जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय द लॉ नहीं हो, जिसको लॉ ने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट नहीं किया है, मीन्स कानून ने उसको जबरदस्ती नहीं रोका है कि तुम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए पात्र नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो। अगर कानून जिसको एलिजिबिलिटी देता है और जिसको प्रोहिबिट करता है, तो वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी नहीं रखता है। जैसे एलियन एनिमी हो गया, फॉरेन एम्बेसडर्स हो गए, फॉरेन प्रेसिडेंट्स हो गए,
प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, ऐसे लोगों के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारा लॉ जो है प्रोहिबिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री कंसेंट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का होना उतना ही जरूरी है जैसे कि इंसान के शरीर में ब्लड का होना। अगर इंसान के शरीर से ब्लड निकाल लिया जाए तो फिर उसका शरीर किसी भी काम का नहीं रह पाएगा और ना ही उसका शरीर थोड़े ही समय के लिए भी सरवाइव कर पाएगा। इसलिए किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट का होना बहुत जरूरी है। अब आइए समझते हैं कि फ्री कंसेंट है क्या। मीन्स एक्सेप्टेंस विदाउट कोर्सन, एक्सेप्टेंस विदाउट undue influence, acceptance without fraud, acceptance without misrepresentation, and acceptance without mistake. Misrepresentation and mistake without coercion means किसी का भी उत्पीड़न न किया गया हो, किसी के साथ जबरदस्ती एक्सेप्टेंस न लिया गया हो। इसमें बड़ा अच्छा एक केस भी था, रंग नायकम्मा वर्सेस अल्वर शेट्टी का, मद्रास हाई कोर्ट का था। इसमें एक लेडी रंग नायकम्मा से एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए जबरदस्ती उस बच्चे को अडॉप्ट कराया गया था। ये कोर्सन के थ्रू था और ऐसे सिचुएशन में अगर फ्री कंसेंट नहीं थी, जहां पर कोर्सन के थ्रू कंसेंट ली गई थी, तो ऐसे में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, बहुत से रिलेशन हमारे बीच होते हैं जहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे डॉक्टर पेशेंट का, पुलिस एंड थीफ का, फादर और सन का, टीचर एंड स्टूडेंट्स का, कि जो मीन्स जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर होते हैं, मीन्स जो डोमिनेटिंग पोजीशन पर होते हैं, ऐसे रिलेशन अनड्यू इन्फ्लुएंस में इन्वॉल्व होते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट, जिस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, थ्रू क्रिएशन थ्रू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन थ्रू लॉ, जहां पर लॉ इन्वॉल्व होगा वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहा जाएगा, अदरवाइज वो वॉइड कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर वॉइड। अगर एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली थ्रू एनी कोर्ट ऑफ लॉ और स्टेट लॉ और लोकल लॉ, अगर उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है तो ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वॉइड होगा और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा। एंड लास्ट पॉइंट, क्रिएटिंग सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफर जो किया गया है वो सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। मान लीजिए एक ए ने मिस्टर बी से ऑयल सप्लाई करने के लिए ऑर्डर किया, मिस्टर बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब व्हाट काइंड ऑफ ऑयल? ऑयल तो मस्टर्ड ऑयल भी होता है, कोकोनट ऑयल भी होता है, सनफ्लावर ऑयल भी होता है। ऐसे सिचुएशन में बी अपने अकॉर्डिंग कोई ऑयल सेंड करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी है, और ड्यू टू अनसर्टेनिटी परफॉर्मेंस जो है फुलफिल नहीं हो पाएगी और डिस्प्यूट होगा। इट मीन कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वहां पर नहीं है। इस वजह से सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है।